अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से कश्मीर में होने वाली वायलेंस और कश्मीर में जारी एहतजाज के मसले को डील कर रही है। मैं बुनियादी तौर पर आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये हिकमत अमली वही है जिस हिकमत अमली के तहत इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में होने वाली मज़ाहमत का मुकाबला करती है, जिस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान की फ़ौज, ISI या जो तबके हुकूमत में पुरअसर हैं वो मुल्क के किसी भी हिस्से में होने वाले एहतजाज या किसी भी मज़ाहमत का मुकाबला करते हैं। ख़ुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, ट्राइबल एरियाज़ में जिस तरीके से जो भी मज़ाहमत हुई, ख़ुसूसी तौर पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से, तालिबान के हवाले से भी कोई मज़ाहमत थी, लेकिन वो अपने बच्चे समझ के उनको बड़े प्यार से हमेशा डील किया गया। अगर उन्होंने आके हमले भी किए, बंदे भी मारे, तो उनसे बात करने या मुज़ाकरात करने की बात हुई। अगर उनका कोई बंदा कभी गिरफ़्तार भी हुआ तो कहा गया कि उसको, कहा जाता है सोशल मीडिया की ज़ुबान में, कि उसको घर दमाद बनाकर रखा गया और फिर बड़े प्यार से रवाना भी किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने आइन की हदूद में रहते हुए मसाइल के हल की बात की, जमहूरियत के असूलों के तहत हक़ के एहतजाज को इस्तेमाल किया, तो उनके ऊपर क़यामत बर्पा कर दी गई। हम जानते हैं किस तरीके से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोगों को मारा गया, किस तरीके से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के चंद ख़ास गिने चुने सहाफ़ियों की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया, किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज की मौजूदा क़यादत में, पाकिस्तान की फ़ौज की साबिक़ा क़यादत में जनाब अली वज़ीर को आज के दिन तक जेल में रखा हुआ है। मेरा मौज़ूए गुफ्तगू बुनियादी तौर पर इस हवाले से है कि पाकिस्तान की फ़ौज का इस तरह के मामलात को डील करने का अंदाज़ बदलता ही नहीं, उनकी हिकमत अमली बदलती ही नहीं। उनकी हिकमत अमली क्या होती है? उनकी हिकमत अमली सिर्फ यही होती है कि किसी भी तरीके से अपने लिए काम करने वाले सहाफ़ियों को छोड़ दिया जाए कि वो चढ़ दौड़ें ऐसे लोगों के ऊपर जो कि मज़ाहमत की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, अपने लिए हकूक़ की बात करते हैं। वो जिन इलाकों से, जिन शहरों से उठकर आते हैं, वहाँ पे रहने वाले पिसे हुए लोगों के लिए हकूक़ की बात करते हैं, पिसे हुए लोगों के लिए आज़ादी की बात करते हैं। तो क्या होता है, आप उठाकर देख लें, रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तौर पे अफ़गानिस्तान से आए हुए उन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया जो कि कई दहाइयों से यहाँ पर मुकीम हैं, तो आपको बुग़्ज़ और तअस्सुब की एक इंतहा नज़र आएगी चंद सहाफ़ियों में। अगरचे बाद में वो थोड़े से अल्फाज तब्दील किए जाते हैं, लेकिन आपको नज़र आएगा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ख़िलाफ़ किस तरीके से जहर उगला गया चंद लोगों की तरफ से। मुसलसल उनको गद्दार कहा गया कि वो अफ़गानिस्तान से राब्ते में हैं, कहा गया कि वो दूसरे मुल्कों से राब्ते में हैं, उनसे मदद अमदाद लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको कराची में अगर उर्दू स्पीकिंग महाजर अपने लिए कोई मुतालबात रखते हुए या कोई डिमांड करते हुए रियासत से नज़र आएंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट के यही परवरदा लोग, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, वो आपको उनकी हुब्बल वतनी पे शक करते हुए नज़र आएंगे। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि अगर सिंध के अंदर से भी मुतालबात की कोई तहरीक उठी तो अपर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इन्हीं सियासतदानों, इन्हीं एक्टिविस्ट और इन्हीं सहाफ़ियों ने उनको भी गद्दार कहा, पाकिस्तान मुखालिफ कहा। और तो और बाकी चीज़ें छोड़ दें, आप सिर्फ बलूचिस्तान के मामले को देख लें कि बलूचिस्तान के अंदर भी हमें यही नज़र आता है कि बलूचिस्तान के लोगों ने जब अपने हकूक़ की बात की, उनको मुसलसल ना सिर्फ गद्दार कहा गया, भारतीय एजेंट कहा गया, रा के एजेंट कहा गया, पता नहीं कौन कौन सा फितने का नाम उनको दिया गया, फितनतुल हिंदुस्तान कहा गया। ये सब चीज़ें करने वाले लोगों में एक कदर आपको मुश्तरक नज़र आएगी। ये एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा लोग होते हैं। अगर आप शोबा सहाफ़त की बात करें तो आपको एक बड़ी वाज़े डिस्टिंक्शन नज़र आएगी, और वो ये कि ये सहाफ़ी वो हैं जो या तो अपर पंजाब की चंद डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उनका ताल्लुक उन न्यूज़ चैनल से है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। मैं सिर्फ आज के दौर की बात नहीं कर रहा, आप पिछले दौर में चले जाएं, जब इमरान खान हुक्मरान थे तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करने वाले चैनल्स, जिस तरह के ARY न्यूज़ था, जिस तरह बोल न्यूज़ था, वही उन्हीं चैनल के लिए काम करने वाले सहाफ़ी
चाहे उनका तल्लक अपर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से ना भी हो, तो वो आपको हर दूसरे पाकिस्तानी की हुब्बल वतनी पे शक करते हुए नज़र आएंगे, वो हर दूसरे पाकिस्तानी को गद्दार कहते हुए नज़र आएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट का नाकिद है या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर रहे हैं वो लोग, या वो बलूचिस्तान से हैं या खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज से हैं या सराइकी वसेब से हैं या सिंध से हैं या कराची से हैं या बलूचिस्तान के कोई भी शख्स हो, वो तो वैसे ही पंजाब के लोगों के लिए गद्दार हैं। जो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो रिपीट नहीं किए जा सकते। ये बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली थी कि वो किसी भी मसले को कंट्रोल करने के लिए, तनकीद को कंट्रोल करने के लिए, वो लोग जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं उनको दबाने के लिए उनकी हुब्बल वतनी पे शक करना, उनको गद्दार करार देना। और पंजाब के अंदर तो अब एक बड़ा ज़बरदस्त ब्लास्फेमी वाला मामला आ गया है, बल्कि ये बड़े अरसे से था। शरीफ फैमिली के लोग तो बड़े अरसे से यूज़ कर रहे हैं कि दूसरे के ऊपर मज़हब के हवाले से कोई फतवा लगा दिया जाए और उसको तौहीन रसालत का मुर्तकब करार दे के लोगों को उसके ऊपर चढ़ा दिया जाए। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जाहिल बनाना मज़हब का इस्तेमाल करते हुए तारीख़ के हर दौर में और दुनिया के हर हिस्से में बहुत ही आसान रहा है। सबसे अहम मसला कश्मीर के हवाले से ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो इस सारे मसले से बिल्कुल जो है आप कहें कि उनका एक बड़ा ही अजनबियों वाला रवैया रहा आज़ाद कश्मीर के लोगों से। आज़ाद कश्मीर तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तानी कंट्रोल्ड कश्मीर के लोगों से। और हमने देखा कि पीपल्स पार्टी भी खामोश रही, नून लीग भी खामोश रही, तहरीक इंसाफ भी कोई खुल के उनके हक़ में नहीं आई जो क़यादत पाकिस्तान के अंदर है तहरीक इंसाफ की। हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब ये सब वाक़यात हो गए तो कंडेमनेशन भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी के सरबराह की तरफ से नज़र आई। किसी जमात के सरबराह ने जो एक्शन किया गया रावला कोट के अंदर लोगों को मारने का, या फिर बाद में मीरपुर के अंदर जो वायलेंस के वाक़यात हुए, किसी ने भी खुल के रियासत की पॉलिसियों की तनकीद नहीं की। इस सब के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक महाज अराई की कैफियत नज़र आती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। बड़ा अजब लतीफ़ा ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा मरियम नवाज़ ने कोई इस तरह का बयान दागा सोशल मीडिया के ऊपर कि पीपल्स पार्टी जो है वो बारीक किस्म की धांधली की माहिर है और क़यामत आने वाली है या कोई ऐसी बात। अब बात यह है कि आप पीपल्स पार्टी के जितने भी मुखालिफ हों, ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल उससे उनकी गवर्नेंस के मामलात पे, सियासत के मामलात पे बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन सियासत के अंदर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक के ही सर पे कायशा आई। जब वोट बैंक ख़त्म हो गया तो उनको उन इलाकों से नशिस्तें मिलना भी बंद हो गई। ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर माजी में धांधली के हवाले से आप नहीं कह सकते, बाकी आप उनसे जितना मर्जी इख्तिलाफ करें, उनकी गवर्नेंस से, उनकी पॉलिसी से या बाकी मामलात से, लेकिन ये वाला तुराए इम्तियाज़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है कि उन्होंने हमेशा धांधली की वो तारीख रकम की पुलिस के SHOs के ज़रिए, पुलिस के थानेदारों के ज़रिए, महकमा माल के पटवारियों के ज़रिए और सरकारी अफसरान के ज़रिए, जिसकी शायद इस पूरे खित्ते में कोई मिसाल नहीं मिलती। और वो लोग दूसरे पे धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पूरी दुनिया को पता है, अंधों को भी पता है कि वो इक़्तिदार में फार्म 47 के ज़रिए आए और अब कश्मीर के अंदर भी वही तारीख दोहराई जा रही है। अब सबसे अहम मसला ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर, जबकि इस्टेब्लिशमेंट कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्मों सितम और तशद्दुद के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए है कि वो बजाय कोई मामलात को ठंडा करने के अपने लिए काम करने वाले सियासतदानों और सहाफ़ियों को इस्तेमाल कर रही है कश्मीरियों के हवाले से नफ़रत अंगेज़ी करने के लिए, उनका तमस्खुर उड़ाने के लिए, पूरी कश्मीरी कौम को जो है वो गाली निकालने के लिए। क्या इससे मामलात हल की तरफ जाएंगे? कितने लोग मारे गए ये तो आने वाले वक्तों में पता लगेगा, लेकिन क्या जिस तरीके से नून लीग को इलेक्शन जितवाया जा रहा है, सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नून लीग इन हालात में इस तरीके से इलेक्शन जीत के क्या नून लीग किसी भी हवाले से इक़्तिदार में आ सकेगी, हुकूमत बना सकेगी या हुकूमत चला सकेगी ऐसे वक्त में जबकि पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ होगी, जबकि कश्मीर की आवाम की अक्सरियत जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा सहाफ़ी या परवरदा सियासतदान जो हैं वो उसको कलादम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी
تحریک کے لیے جو کہ کشمیر کے بچے بچے کی، کشمیر کے ایک ایک فرد کی آواز ہے، اس کو کالعدم کہا جا رہا ہے، بجائے کالعدم ان کو کہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں، جو لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، جو بلوچستان کے اندر لوگوں کو مار رہے ہیں، جنہوں نے ٹرائبل ایریاز میں لوگوں کو مارا ہے، جو کہ ایمان حاضر مزاری اور ہادی علی چٹھا کو جیل میں ڈالنے والے ہیں، وہ لوگوں کو کالعدم قرار کر دیا جائے، اس فوج کو کالعدم کہا جائے جس نے علی وزیر جیسے رہنما کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جس نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جیسی قائد کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، بجائے ان کو کالعدم کرنے کے وہ عوام کے نمائندوں کے مشتمل ایک وقتی طور پر بننے والے ایک مزاحمت کی ایک تحریک کو کالعدم کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خواجہ آصف جو کہ ملک کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے لیے یہ والے کشمیری جو احتجاج کر رہے ہیں یہ بھارتیوں کے مانند ہیں، یہ بھی غدار ہیں، ان کو وہ انڈینز کی مانند ہی سمجھتے ہیں، جس طرح انڈین پاکستان کے دشمن ہیں خواجہ آصف کے مطابق، اسی طرح یہ بھی پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے فوج کا معاملات کو حل کرنے کا کہ اپنے صحافیوں کو استعمال کرو، سیاستدانوں کو استعمال کرو، کشمیریوں کو گالیاں دو۔ پہلے وہ سندھیوں کو گالیاں نکلواتے تھے، سرائکیوں کو گالیاں نکلواتے تھے، اردو سپیک مہاجروں کو گالیاں نکلواتے تھے، ٹرائبل ایریاز کے پٹھانوں کو گالیاں نکلواتے تھے، سب سے زیادہ بلوچستان کے عوام کو، بلوچ لوگوں کو گالیاں نکلواتے تھے۔ اب وہ کشمیریوں کو بھی گالیاں نکلوا رہے ہیں صرف ان معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی معاملات حل ہو جائیں گے۔ میرا سب سے اہم جو نقطہ تھا آج کی اس گفتگو میں وہ یہ تھا کہ کیا یہ سب کچھ کر کے جو نون لیگ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی، مظفر آباد کے اندر بھی، کیا پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس مشن میں کامیاب ہو سکے گی؟ عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ارادہ کر لیتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، شاید اب بھی طاقت پریویل کرے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کشمیر کے اندر یہ کرنا بہت مشکل ہوگا، اور جس طریقے سے فارم 47 کے تحت نون لیگ کو جتوایا گیا ہے، جس طریقے کو لوگوں کو مارا گیا ہے، جس طریقے سے ایک جائز ڈیمانڈ کہ حق کے نمائندگی کسی بھی علاقے کے حوالے سے، کسی بھی علاقے میں حکومت بنانے کے حوالے سے صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس علاقے میں رہتے ہیں، بنیادی ترین جمہوری اصول ہے، بنیادی ترین تاریخی اصول ہے۔ اور اس حوالے سے بھی بالکل یہ بات درست ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری ہیں وہ بھی کشمیر کا حصہ ہیں، تو اگر ہمارا پورے کشمیر پہ دعویٰ ہے تو اس اسمبلی کے اندر ان کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، وہ نمائندگی بالکل ایک علامتی نمائندگی ہونی چاہیے۔ 12 سے سیٹیں بڑھا کے آپ 24 کر دیں، بے شک جس دن پاکستان کی فوج جو بھارت کے کنٹرول میں کشمیر ہے اس کو آزاد کروا لے گی تو وہاں پہ آپ الیکشن بھی شروع کروا دیں، لیکن باہر سے پنجاب میں بسنے والے وہ لوگ جو پنجاب کے کلچر میں رس بس گئے ہیں ان کو لا کے مسلط کرنا بالکل غلط بات ہے۔ صرف 12 سیٹیں ہی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ کشمیر کے اندر جو بیوروکریسی کے اندر لوگ لائے جاتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ، باقی لوگ بے شک آئیں، لیکن یہ والے لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہوتے ہیں ان کو لا کے لانا، یہ کوٹے بالکل ختم ہونے چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے بہرحال یہی لگتا ہے کہ نون لیگ کسی بھی صورت میں حکومت اگر بنا بھی لے گی تو اس کو چلا نہیں سکے گی۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور کشمیر کے عوام یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مزاحمت ملے گی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی مزاحمت ملے گی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے کشمیر پلان میں کامیاب ہوتی ہے۔ ماضی میں تو اسٹیبلشمنٹ نے جتنے بھی پلانز بنائے کشمیر کے حوالے سے، اس کو عمومی طور پہ لوگوں کی حمایت اس لیے حاصل رہی کہ وہ لوگوں کو پی ٹی وی کے ذریعے پہلے اور بعد میں میڈیا کے ذریعے بیوقوف بناتے تھے۔ اب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، لگتا نہیں ہے اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کا کشمیر پلان کامیاب ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، کل پھر ملاقات ہوگی۔